हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपकी अब की बार 2024 में उस तरह से पेपर नहीं आएगा। हाँ, पैटर्न सेम होगा, लेकिन कई टॉपिक आपके रिमूव भी किए गए हैं, कई टॉपिक नए इंक्लूड भी हुए हैं। इसलिए बच्चों ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर है, आपका जो न्यू सिलेबस है। चलिए देखते हैं कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। आपको बच्चों एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक, या फिर एग्जाम के पहले एक बार पूरा का पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व जरूर करना है। यह भी देख लेना है, साथ ही आपको अपने से एक और लगाकर जाना है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि पेपर हमारा कैसा होगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, चलिए देखिए आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि खंड आ बा सा दा या करके इस तरह से दिया रहेगा। ठीक, तो ये खंड आ सबसे पहला होगा और इसमें सारे क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक, और यहां से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड आ के अंतर्गत पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पहले का कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है? न्यूटन प्रति कूलाम है, वोल्ट प्रति मीटर है, या फिर वोल्ट इंटू मीटर है, ये गुणा का चिन्ह है, या फिर कह रहा है कि न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा होगा बच्चों? तो ये ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी, वेक्टर बी है, में वेग v यानी वेक्टर u से कह रहा है कि गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल यानी वेक्टर f क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है q अपान वेक्टर u इंटू वेक्टर मतलब क्रॉस वेक्टर b है। ठीक, वेक्टर u क्रॉस वेक्टर b है, या फिर q इंटू कह रहा है कि देखिए यहां पर v होना चाहिए था लेकिन u दिया है तो u के ही फॉर्म में ठीक लेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर कह रहा है q इंटू वेक्टर u क्रॉस वेक्टर b, या फिर वेक्टर u क्रॉस q क्रॉस या फिर वेक्टर b के रूप में। देखिए बच्चों एक फार्मूला होता है ना कि आपने पढ़ा है कि F बराबर QVB। ठीक है, क्या पढ़ा है? QVB, ये आपने पढ़ा होगा। जब भी ये सदिश के रूप में होता है तो ये हो जाता है वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर B क्रॉस मतलब वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है आपका? ये वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसका भाई अगर परिमाण पूछता तब यही पे क्या हो जाता है? f बराबर QVB sin थीटा होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका ऑप्शन जो होगा तीसरा ऑप्शन, इसमें भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये जो गा है कह रहा है कि यदि वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ई और वेक्टर बी है, क्रॉस नहीं है, यानी ये ई क्या है? तो ये वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वैद्युत क्षेत्र का सदिश है, ये चुंबकीय क्षेत्र का सदिश। ये वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश है। ठीक, आगे दिया भी है। तब कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होगी? किसके अनुदिश होगी? वेक्टर ई के, या फिर वेक्टर बी के, या फिर वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी के, या फिर वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। तो बच्चों यहां पर सदिश की बात कर रहा है तो यही वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, यानी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। यही क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? तो देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना। आपने जितना पढ़ा है बस उतने ही को कंसंट्रेट करिए। बस एक्स्ट्रा चीजें ना आप अपने माइंड में अब लाइए ही ना। आप सोच रहे हो कि बच्चों की एक दिन में हमारा ये भी छूटा है, हमारा भी ये छूटा है, हम इसको देख लें उसको देख लें, नहीं। ये क्या है? बहुत गंदी आदत है। आपका मतलब जितना भी तैयार है, आपकी तैयारी जितनी भी हुई है, बस उसी को क्या करिए, बस आप आज के दिन और जब तक एग्जाम मतलब आप जाते नहीं एग्जाम देने, उसके पहले जब भी आपको वक्त मिलता है, केवल और केवल प्रैक्टिस, बोले तो रिवीजन, सिर्फ यही करना है। ठीक है ना। इसके बाद एक हम और वीडियो ला देंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं टॉपिक, उनको एक बार देख करके जाना है। ठीक, चलिए। अरे भाई लगता है जुकाम भी हो गई है क्या? सारी प्रॉब्लमें एक साथ आ रही हैं। चलिए, जो घा है इसमें देखिए कह रहा है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं और कह रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी।
50 सेमी, -50 सेमी, ठीक है, या फिर और ये आपका लगता है अगला ऑप्शन, हाँ इधर 25 सेमी है और -25 सेमी। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं ताकि दोनों चारों विकल्प हाईलाइट रहे। देखिए बच्चों 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? P1 बराबर कितना दे है? तो भाई P1 बराबर दे रखा है बच्चों 4 डायोप्टर, ठीक है, और उसके बाद ये P2 बराबर कितना दे रखा है? तो -2 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। तो संपर्क में रखते हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो सबसे पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा P बराबर P1 यानी 4, ठीक, और प्लस P2 यानी -2 डायोप्टर। तो P बराबर कितना हो गया? तो ये हो गया 4, भाई ये 4 में से 2 गए, कितना? तो ये P बराबर 2 डायोप्टर, P बराबर +2 डायोप्टर हो गया। अब कह रहा है कि फोकस, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है, तो भाई क्या होता है? देखिए P बराबर फार्मूला होता है 100/f। कब होता है? जब ये सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक, फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना हो या दिया हो। तो यहां से जब हम f बराबर निकालेंगे तो भाई हो जाएगा 100/p। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा भाई 100/p का मान कितना है? p का मान निकाला है हमने 2, तो 2 में कितना हो जाएगा? 100, यानी जो f बराबर निकल कर आया बच्चों कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। f बराबर 50 सेंटीमीटर कहीं पर दिया है भाई, तो 50 - 50 यही हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 50 आएगा, प्लस में 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं। तब कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो निरोधी विभव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान देना, जब भी निरोधी विभव की बात करें तो निरोधी जो विभव है ये बराबर किसके होगा? ये जो बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होता है अधिकतम यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा के बराबर। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर, तो भाई निरोधी जो विभव होगा, या फिर इसको हम V0 से लिखना चाहेंगे, तो निरोधी विभव किसके बराबर हो जाएगा? अधिकतम जो ऊर्जा है कितनी है? ये है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बराबर ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही पहला हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये भाई ये तो आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे और कमेंट करना है, जरूर करना है बच्चों। हम आपके कमेंट को जरूर देखेंगे कि आपका कमेंट आ रहा है या फिर नहीं। देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही होगा। ये जो चाहे कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है? यानी मतलब क्या मिलाते हैं? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या फिर आर्सेनिक। तो आपको कमेंट करना है कि जब हम पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक में क्या मिलाते हैं। देखिए यहां तो दे दिया है तत्व यानी पदार्थ, लेकिन कभी कभार ऑप्शन देगा कि भाई त्रिसंयोजी, 4 संयोजी, 5 संयोजी। तो आपको ये मतलब यही आपको बताना था कि इसमें 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाते हैं कि 3 संयोजकता वाले तत्व, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, ये चीज आपको कमेंट करना है, ठीक। आपके कमेंट का हम जवाब करेंगे, मतलब आपके आंसर का भाई हम क्या है कि इंतजार करेंगे कि आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हो या फिर नहीं। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। अब खंड जो बा है, खंड बा बच्चों, इसमें आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ये भी आपका अगर हम बात करें तो इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे, इसके पहले भी बता चुके हैं। तो दूसरे का कह रहा है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखना है, ठीक है। विशिष्ट चालकता के लिए
तो देखिए विशिष्ट चालकता की बात करें बच्चों, इसको K से दर्शाते हैं। ठीक, विशिष्ट चालकता K बराबर होता क्या है, तो L अपान RA, ये विशिष्ट चालकता होता है। ठीक, ये विशिष्ट चालकता के लिए फार्मूला होता है। अब इसका मात्रक भी पूछ लिया है भाई, इसका मात्रक भी पूछ लिया है, तो मात्रक क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा मात्रक, देखिएगा। अब लंबाई का मात्रक होता है मीटर, अगर मात्रक निकाला, देखिए लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक, अब उसके बाद ये प्रतिरोध का मात्रक ओम, और उसके बाद ये है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कट गया, तो ये जो ऊपर हो जाएगा तो ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1, तो इसको लिख सकते हैं कि प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रति ओम प्रति मीटर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोह प्रति मीटर। ठीक, इसको ओम इनवर्स को मोह भी पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्रति मीटर, मतलब ये, तो इसका मात्रक क्या हो गया। ठीक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख दीजिए, या फिर इसको हम मोह प्रति मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक मतलब चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है। तो भाई फार्मूला होता है F अपान L। F अपान क्या होता है, L बराबर ये होता है बच्चों म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। ठीक है, यही क्या हो जाता है फार्मूला, ये क्या हो जाता है बच्चों, फार्मूला हो जाता है। ठीक, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ये हो जाता है आपका मतलब दो सीधे धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। इस पे डेरिवेशन भी पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी जाती है या जोड़ी गई है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा की गणना करना है। अब देखिए बच्चों, इसको तो शायद कल बताए भी थे। ठीक है, इसको तो कल बताए भी थे। फार्मूला होता है U बराबर 1/2 L इंटू आई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब I बराबर ओम का नियम भाई अगर याद हो, I बराबर V अपान R होता है बच्चों, तो हम इसको U बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 L इंटू आई के स्थान पे V अपान R, तो इसका भी होगा तो भाई V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे या फिर V अपान R पूरे का हम सामूहिक रूप से V अपान R इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये U बराबर 1/2 लिखेंगे। L का मान कितना दिया है, तो भाई L का मान 10 हेनरी और V का मान 50 है और इसका R का मान 10 है, इसका स्क्वायर, तो भाई ये से ये कट ही जाएगा, बचेगा क्या, U बराबर 2 पंजे 10 5 पंजे 25। ठीक, 25 पंजे 125 जूल क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका 125 जूल। ये कितना हो जाएगा, इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, मतलब संचित ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण से क्या तात्पर्य है, यानी क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको लिखना है क्रिटिकल एंगल। तो भाई क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, सघन माध्यम में बना वह कोण मतलब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, उसे कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, क्या होता है बच्चों कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण और जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, विरल कोण मतलब माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो उस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। इसको C से दर्शाते हैं। अगर अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध जब पूछ लिया जाए बच्चों, तो n बराबर 1 अपान साइन C, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा में या बोहर कक्षा की त्रिज्या दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या आपको क्या है, ज्ञात करना है। ठीक, देखिए बच्चों, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें जरूरी नहीं कि यहीं पर
कई तरीके से पूछ सकता है, चाहे प्रथम पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, चतुर्थ पूछे, कुछ भी पूछे। जब भी बच्चों आपकी किसी प्रथम ये बोर कक्षा की त्रिज्या दे दे और आपको निकालना हो, तो यहां पर तृतीय बोर की कक्षा तो R3 बराबर फार्मूला होता है जिसकी कहे, तो भाई यहां तृतीय पूछ रहा है तो N3 का स्क्वायर अपान भाई पहली का है तो N1 का स्क्वायर गुणे R1। ठीक, अगर यहां पर बोल देता चतुर्थ के लिए तो भाई हम यहां पर 4 लिख देते। ठीक, अगर दूसरी कक्षा बोलता तो यहां पर हम 2 लिख देते, इतना याद रखना। तो इसी से डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो यह इससे क्या हो जाएगा बच्चों, R3 बराबर भाई N3 क्या है, तो N3 कहां गया भाई, N3 का कितना मतलब दिया है, तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या क्या, N3 का मतलब वही मान ही दिया है भाई 3 स्क्वायर हो गया, और नीचे ये N1 है प्रथम कक्षा का, मतलब यहां पर यही रहेगा 1 का स्क्वायर गुणे ये R1 का है कि मतलब इसकी त्रिज्या यानी 0.53, ये जिसमें रहता है उसी में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, R3 बराबर हो जाए 3 त्रिक का 9 हो गया और 0.53 हो गया। तो भाई 5 9 तो 45 वैसे होते हैं, तो 1 मिनट, हाँ ये हो जाएगा कितना, ये 4.77 सही है, इतना मीटर ये त्रिज्या है, मतलब एंगस्ट्रॉम में है तो उसी में आ जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसी फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक, हमने बोला ना दूसरी कहता तो यहाँ 2 लिख देते, चौथी कहता तो यहाँ 4, बाकी ये सेम रहता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों आपका अगर हम बात करें द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाले चैप्टर में लेम्डा बराबर एक फार्मूला होता है, लेम्डा बराबर आपको पता हो तो रूट में 150 अपान कितना होता है बच्चों, तो नीचे होता है भाई यहां पर रूट में, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे में आपको ना पता हो तो एक फार्मूला आपने ऐसे पढ़ा है कि नहीं कि भाई 12.27 या 24 ऐसे अपान रूट में V एंगस्ट्रॉम में, ये पढ़ा है, इसको तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहीं से मतलब वो जो मान होता है ना भाई, ये पूरा कितना, अगर इसका हम लिखेंगे तो ये रूट में हम इसको 150 लिख सकते हैं। ठीक, तो रूट में कितना लिख सकते हैं, 150, तो इसीलिए हमने कहा डायरेक्टली आप रूट में 150 लिखिएगा और नीचे रूट में ये V होता है। ठीक है, तो बच्चों पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि विभव का मान, V का मान पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य दिया है, इसका मान दिया है। तो जब इसको अगर हम ध्यान दीजिए, इसको यहां पर ले जाएंगे रूट में V बराबर, तो ये हो जाएगा कितना, 150 रूट में, और नीचे हो जाएगा ये इसका लेम्डा का मान कितना दिया है, तो 1 एंगस्ट्रॉम। वैसे भी ये पूरा एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम दिया है तो वो कट जाएगा, केवल 1 रहेगा। दोनों पक्षों का वर्ग अगर हम कर देंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, V बराबर भाई उधर भी वर्ग हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, तो केवल और केवल कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट। ठीक है, 150 वोल्ट, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मतलब बहुत सिंपल है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी हैं कि जो माइंड में अगर ना हो ना तो उलझा सकती हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड जो सा होगा, खंड सा होगा ना बच्चों, ये जो खंड सा होगा आपका, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले होंगे। कितने नंबर वाले, मतलब ये 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो आपके सामने ये दिख रहे हैं भाई, कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करना है। कुछ नहीं करना बच्चों, ये तो एकदम हलवा है। इसको तो भाई अभी सुबह भी इसके मतलब इसके पहले वाली वीडियो में, सुबह कह रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियो में इसका निपटारा किया था। इस वाले का देखिए सॉल्यूशन, यहां पर देखिए क्या दिया है, 6 ओम के मोटे तार के, तो यानी मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई प्रतिरोध है, पुराना प्रतिरोध, R बराबर कितना दिया है, 6 ओम, और कह रहा है कि तार को खींचकर इसकी लंबाई जो है यानी N बराबर बोल रहा है बच्चों, लंबाई कितना है, 2 गुनी कर दी जा रही है, लंबाई 2 गुनी कर दे रहा है।
तो कह रहा है कि तार के नए प्रतिरोध का एक फार्मूला बताया था बच्चों, अगर याद हो रसगुल्लों, तो हमने एक फार्मूला बताया था कि नया प्रतिरोध बराबर क्या बताया था? तो बताया था कि भाई n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। याद आया ना? याद आया कि नहीं भाई? फार्मूला याद आया? ये फार्मूला, चलिए याद आ गया हो तो अच्छी बात है। तो यहां से भाई r डैश मान लेते हैं। तो ये n स्क्वायर मतलब 2 गुना बोला है कि 3 गुना बोला है? हाँ 2 गुना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया और ये प्रतिरोध 6 ओम है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? r डैश बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 छंग 24, ठीक है 24 ओम। यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 चौके 24। बस सिंपल सी बात है भाई, इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं। ठीक, बस हमने बोला ना कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा बस, और कुछ भी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म का जो अल्पतम विचलन कोण है वो 30 अंश है। कह रहा है कि प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण कितना है? वो भी 30 अंश है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखते हैं इसको कैसे निपटाएंगे। देखिए कि कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण, बोले तो इसको दर्शाते किससे हैं भाई? सब वैल्यू इधर लिख लेते हैं, 1 मिनट। डेल्टा एम बराबर कितना बच्चों? 30 अंश। ये अपवर्तन कोण है जनाब, तो ये r का मान दिया है बच्चों 30 अंश। ठीक है, तो अपवर्तनांक मतलब हमको n का मान निकालना है भाई। अब ऐसे कैसे निकलेगा? नहीं निकाल सकते आप ऐसे। तो एक काम करते हैं बच्चों, देखिए एक फार्मूला होता है r बराबर a/2। ठीक, r बराबर a/2 कब? अल्पतम विचलन की स्थिति में आपने पढ़ा है कि भाई i बराबर क्या होता है? a प्लस डेल्टा m/2 होता है, और r बराबर क्या होता है? a/2 होता है। ठीक, क्योंकि बच्चों हमको a मालूम है नहीं, हमको पहले से पता है r, तो r पता है, हम यहां से a का मान निकाल लेंगे ना बच्चों। तो a का मान हम निकालेंगे भाई, तो a का मान कितना निकला? तो यहां से r का मान जब रख देंगे 30 अंश बराबर a/2, तो a का मान निकल आया फटाक से कितना भाई? 30 दूना 60 अंश। a का मान 60 अंश निकल आया। ठीक है, a का मान कितना निकल आया? 60 अंश निकल आया। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? n बराबर साइन i अपान साइन r। तो भाई डायरेक्टली इसी पे हम लगाएंगे, n बराबर साइन i अपान साइन r। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? n बराबर साइन i का मान कितना है? तो साइन i का मान कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो i का मान भी निकाल लेते हैं, i का मान इधर निकाल रहे हैं। i बराबर क्या होगा? a प्लस डेल्टा m/2। तो i बराबर निकल जाएगा बच्चों, a का मान कितना है? तो भाई a का मान तो निकाल लिया 60 अंश, प्लस डेल्टा m कितना है? 30 अंश बटे 2, यानी 90/2 बोले तो कितना? 45 अंश। ठीक है, कितना निकला बच्चों? ये निकल गया 45 अंश। अब 45 अंश आ गया भाई, तो हम रखेंगे साइन 45 अंश। अब उसके बाद नीचे साइन, r का मान कितना है बच्चों? r का मान तो भाई ये दिया है ना, तो ये r का मान 30 अंश। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, n बराबर साइन 45, इधर से थोड़ा लिखते हैं, n बराबर साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 30 अंश का मान 1/2। ठीक, तो n बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 गुणे ऐसे, या फिर आप डायरेक्टली भाई ये बटे के बटे है, ठीक, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर गुणा, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा? √2। अब ऊपर नीचे √2 का हम करते क्या है? परमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा काम और आसान हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा n बराबर 2√2, और नीचे कितना हो गया? नीचे 2 हो गया, ये कट गया। n का मान कितना आया? केवल और केवल √2। n का मान √2 आ गया। तो इस तरीके से मतलब इसको हम लगा सकते हैं। ठीक, तो हमने पहले भी बताया था बच्चों, आपका प्रिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? अगला क्वेश्चन दिया है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट AMU की परिभाषा दीजिए। AMU की परिभाषा दीजिए और इसका मान किलोग्राम तथा MeV में। तो भाई हमने बताया था कार्बन परमाणु के 12वें भाग को
क्या बोलते हैं बच्चों, AMU कहते हैं। और यहां पर AMU बराबर अगर हम केजी में मान इसका लिखें तो 1.66 गुणे 10 के घात -27 केजी होता है, ये केजी में मान होता है। बाकी एक AMU बराबर 931 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, ये दोनों मान हो जाता है क्योंकि किलोग्राम में भी पूछा था और MeV में भी पूछा था। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं होगा, इतना याद रखना, अगर आपने थोड़ा ढंग से पढ़ा है तो पूरा फोड़ कर आओगे, इतना याद रखना बच्चों। ठीक है, परेशान कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, किसी की क्या मजाल जो हमारे रसगुल्लों को परेशान करे, ठीक नहीं है मजाल भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित एमीटर A1 व A2 से मापी गई धाराएं क्या हैं? यदि कह रहा है कि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हो। ये देखिएगा आपके लास्ट वाले चैप्टर से एक दे दिया है, ये 5 ओम दिया है, ये 2 वोल्ट दिया है, ये भी 5 ओम दिया है। A1 A2 में धारा पूछ रहा है। एक चीज देखिएगा बच्चों, ये सारे क्वेश्चन ना अगर आप जाओगे तो बहुत ज्यादा गहराई में भी है, समझना चाहोगे ना बस ये ऊपर सेकेंडों में भी समझ सकते हो। अगर ऊपर की स्थिति देखें तो ऊपर किस स्थिति में है, तो अब मतलब ये है पश्च दिशिक में। ठीक, ऊपर वाली स्थिति विपरीत दिख रही है, पश्च दिशिक में है। तो ऐसे केसेस में जो A1 में धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो भाई धारा शून्य हो जाएगी, बस कुछ करना ही नहीं है। अब दूसरे में देखते हैं तो A2 में धारा क्या हो जाएगी, तो दूसरे के लिए भाई अगर अभिनत में धारा बहती है तो दूसरे में धारा I बराबर V/R, ओम का नियम लगाएंगे बच्चों दूसरे के लिए। तो भाई I बराबर V/R, V का मान 10 है, R का मान कितना है, सॉरी V का मान 2 है, R का मान कितना 5। ठीक है, 5 ओम है। तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 5 चौके 20, 0.4। तो इसमें धारा कितना हो जाएगा, इसमें धारा हो जाएगा I बराबर 0.4। ठीक, तो इसमें जो धारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4 एम्पियर। देखा ना, बस ये चुटकियों में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। ठीक, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर इस टाइप का आता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खंड दा, अब खंड दा में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा, यही क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था बच्चों, यही थोड़ा क्या है, लेंदी जाता है। ठीक, यही थोड़ा लेंदी का मतलब यह है भाई इसमें 5-5 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, इस तरह से 30 नंबर, 70 में 30 यही रहेंगे। तो 4 के का में जो पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, और विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करना है। देखिए विभव प्रवणता किसे कहते हैं बच्चों, विभव प्रवणता की बात करें बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान से समझिएगा कि दूरी परिवर्तन के मतलब दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फार्मूला होता है E बराबर होता है माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, यही फार्मूला इसका होता है बच्चों। ठीक, ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और ये विभव प्रवणता के बीच में ये संबंध होता है। ठीक, हमने क्या बताया कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, ये दूरी मतलब दूरी के साथ या दूरी के मतलब दूरी में परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी सबके सब क्वेश्चन बच्चों एकदम पढ़ाए हुए हैं, मतलब ये मत समझिएगा कि हाँ बाहर का आएगा, पूरा आप एक बार जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, आपको एक बार अगर मौका मिल रहा है बच्चों, जल्दी से फटाक से जो फिजिक्स 2024 करके प्लेलिस्ट बनाया है उसमें आपके पूरे बुक के 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले सब क्वेश्चन पड़े हैं, फटाफट से एक बार देख लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन 100 में 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे ये क्वेश्चन अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं, और अनुगमन वेग वैद्युत धारा में संबंध, इसको भी पूरा अच्छे से बताया बच्चों कि जो I बराबर क्या होता है NeAV_D, ये संबंध अच्छे से इस संबंध को पूरा स्थापित भी करवाया है। ठीक है ना, तो ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला कह रहा है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। और कह रहा है यदि प्रोटॉन वृत्ताकार के मार्ग की त्रिज्या 10 सेमी हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याओं का अनुपात। न्यूमेरिकल वाले में इसको थोड़ा देख लीजिएगा, लंबा है क्योंकि यहां पर उतना पर्याप्त जगह है नहीं कि इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फैराडे का नियम पूछ लिया है भाई। ये कहा है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके अधिकांश 3 नंबर वाले ही होते हैं, जैसे फैराडे का नियम हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, जैसे इसमें आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया, जैसे उसमें पीछे चले जाए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई हैं उनमें बात करें, और आगे के कुछ टॉपिक मतलब छोटे छोटे वाले थोड़ा टॉपिक जो हैं, ठीक, वो जैसे व्हीटस्टोन सेतु हो गया, ये सब 3 नंबर में 100% है आएंगे। ठीक, अब हर सेट में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 2 से 3 सेट में दिखाई पड़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेमी की दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेमी दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी। देखिए इसको ना आप थोड़ा लंबा खींचकर भी लगा सकते हो, लेकिन आज हम एकदम रामबाण तरीका बताएंगे इसको सॉल्व करने का। देखिए बच्चों, इसमें जब भी इस तरह से दिया रहेगा कि किसी पर्दे से कुछ दूरी दे दे और उसके बाद ये पर्दे से कह रहा है कि एक दूसरे से ये कुछ दूरी दे दे, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी फोकस दूरी पूछे, एक फार्मूला याद रखना बच्चों, F बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। याद रखना, यही फार्मूला आप अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लेना बच्चों, यही का फार्मूला आप अच्छे से इसी पर फोड़ोगे। ठीक है, यहां पर बच्चों ये फार्मूला याद रखना। a क्या है, तो भाई जो a बराबर दे रखा है आपका, ध्यान दीजिए, कहा गया भाई a बराबर ये 90 है, ठीक, और ये जो d बराबर दिया है कितना है, तो ये जो d बराबर है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेमी है, ये 90 सेंटीमीटर d। तो इसी पर आराम से इसको क्या है हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या करना है। ठीक, जो डोमेन का सिद्धांत होता है, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण कैसे पाया जाता है, तो वो चीज। और दूसरा कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो भाई इस परिपथ का आरेख बनाइए और परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या करना है, सूत्र लिखना है। ठीक, तो भाई देखिए एलसीआर परिपथ में होता क्या है, तो एलसीआर में कह रहा है कि आपको इसको बनाना है। तो आप एलसीआर कैसे बनाते हो बच्चों, एलसीआर कैसे बनाया जाता है, इसी तरह से तो बनाते हो, इसी तरह से तो बनाते हो बच्चों एलसीआर। ठीक है, यही क्या होता है, एलसीआर सर्किट है। ठीक, यही क्या है बच्चों, एलसीआर सर्किट है। ये एल है, ये सी है और ये आर है। ठीक, ये वोल्टता समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये कोई वोल्टता समीकरण है। अब इसके लिए बोल रहा है कि भाई क्या करना है, कह रहा है कि इसके लिए कि प्रतिबाधा, अब प्रतिबाधा भाई Z बराबर होता है क्या बच्चों, Z बराबर फार्मूला क्या होता है, Z बराबर होता है रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, है ना, तो ये फार्मूला होता है। अब उसके बाद आगे चीज देखिए, अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनाद की स्थिति में क्या चलता है एलसीआर में, अनुनादी आवृत्ति के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो उसमें हमने बताया था कि जो XL होता है XC के बराबर होता है, XL बराबर ओमेगा L होता है, XC बराबर ओमेगा C होता है। ठीक, यहां से, ठीक है ना, सॉरी 1/ओमेगा C, ये चीज हो जाता है। तो ये चीज यहां पर आता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है बराबर, ये नीचे आता है LC। जब इसको ओमेगा बराबर 2πf होता है बराबर 1/LC। ठीक है, तो ये पूरे का स्क्वायर चलता है। अब इसके बाद फिर इसमें करते क्या है भाई, इसमें करते क्या है, तो ये आपका हो जाता है 4π, ठीक, 4π स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद ये f स्क्वायर होता है बराबर 1/LC। फिर जब इसको लिखते हैं बच्चों, तो f स्क्वायर बराबर ये नीचे आएगा कितना,
4 पाई स्क्वायर LC। और जब अनुनादी आवृत्ति की बात आती है तो F बराबर क्या हो जाता है बच्चों, F बराबर 1 बाई, ये देखिए रूट में जब करेंगे तो भाई इसको तो बाहर निकालेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, रूट में केवल LC। तो ये अनुनादी आवृत्ति के लिए फार्मूला आ जाता है। इसका डेरिवेशन भी कई बार पूछा गया है, 2023 में भी आया था। तो इस तरह से मतलब आप डायरेक्टली, वैसे तो हमने पूरा निकाल कर बता दिया, एक प्रकार का इसका निगमन ही कर दिया, लेकिन आप डायरेक्टली फार्मूला लिखना चाहोगे तो आप डायरेक्टली केवल F बराबर 1/2 पाई रूट में LC, यही क्या हो जाएगा, अनुनादी आवृत्ति। LCR सर्किट में अनुनादी आवृत्ति का क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन भी आप जोड़ दिया है, ठीक, 50 ओम प्रतिघात दे दिया, प्रेरण प्रतिघात यानी XL का मान दे दिया है, धारती प्रतिघात XC का मान दे दिया है, ठीक है, ओमी मतलब ओमी प्रतिरोध एक दे दिया है और प्रत्यावर्ती विभव। अब उसके बीच यहां पर जैसे विभवांतर C और R LCR के विभवांतर पूछ लिया है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें LCR में आता है, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। अथवा में जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक, अथवा में दे दिया है कि एक प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो कह रहा है कि परिणमन अनुपात व द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। देखिए परिणमन अनुपात किसे कहते हैं बच्चों, तो परिणमन जो अनुपात होता है, परिणमन अनुपात का मतलब होता है NS/NP, इसको परिणमन अनुपात यानी R से दर्शाते हैं। R बराबर NS/NP। NS क्या है, तो भाई द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ऊपर रहेगा और NP मतलब दूसरा, मतलब प्राथमिक कुंडली में नीचे रहेगा 100, ठीक। इसको काट देंगे तो जो परिणमन अनुपात हो जाएगा वो कितना, 4/1 यानी 4:1। ये परिणमन अनुपात हम इस तरह से निकालेंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, तो भाई द्वितीय कुंडली में वोल्टेज का मतलब कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा इसमें लगाएंगे ना वही चीज बच्चों, VP/VS बराबर NP/NS, याद है ना फार्मूला। इसी फार्मूले से क्या करेंगे, इसका निपटारा करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं भाई, VP प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज दे दिया है 120 अपान द्वितीयक में पूछ रहा है, भाई द्वितीयक में पूछ रहा है तो हम VS हमको पूछ रहा है बच्चों, हम VS निकालना पड़ेगा भाई, तो VS पूछ रहा है। अब बराबर NP कितना दिया था, तो NP दिया है 100, NS कितना दिया है 400, कितना दिया है 400। तो भाई ये क्या हो जाएगा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये कट गया, ठीक है। तो डायरेक्टली VS बराबर कितना, 12 चौके 48, 480 हो गया, ठीक। कितना, 12 चौके 48 हो गया। अब उसके बाद एक जीरो है, इतना, तो इतना वोल्ट ये क्या हो जाएगा बच्चों, 480 वोल्ट ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में यानी द्वितीय कुंडली में वोल्टेज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से मतलब ट्रांसफार्मर पर आधारित आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करना है। इसको वन शॉट में देख लेना एक बार, मैक्सवेल का पूरा सिद्धांत अच्छे समझाया है। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक, इसको भी अच्छे से बताया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम अभी कल ही इसको बताया, कल वाले में जो वीडियो थी ना 1 घंटे के ऊपर की, उसमें देखिए प्रकाश वैद्युत के प्रभाव को बताया, इसमें क्या नियम होता है, पूरा अच्छे से समझाया है, ठीक। इसके पहले वाली वीडियो देख लेना जो फिजिक्स की है, उसमें प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के नियम को पूरा बढ़िया से समझाया है, ठीक। अब उसके बाद बच्चों ये जो खंड या होगा, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर वाला, ठीक है। तो इसमें भी क्या होंगे, देखिए जैसे देख सकते हैं दिया है कि भाई स्थिर विद्युतिकी का गॉस प्रमेय, भाई गॉस की प्रमेय पूछ लिया है। अथवा में भाई क्या कह रहा है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब ये चीज जो, ठीक, C बराबर ε0A/d, इसका आपका क्या करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक है। चलिए ये चीज है। अब उसके बाद देखिए, अब भाई क्योंकि यहां से, ठीक, अच्छा मतलब 4-5 तो हो गया भाई, ये सॉरी छठवा है, यहां से 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 4-5 तो खत्म हो गया ना, सॉरी, यहाँ ये छठा क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर, वही तुम कह रहे भाई ये तो गॉस का नियम 5 नंबर में आता, कहां से 3 नंबर वाले में घुस गया। तो बच्चों ये 5 नंबर वाला टॉपिक होगा। अब यहां से अथवा आएगा, तो जैसे गॉस की प्रमेय पूछ लिया है,
इसकी सहायता से क्या करना है, समान रूप से आवासित चादर के निकट सीधे तार के लिए वैद्युत मतलब ये क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। अथवा में दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, मतलब ये चीज, ठीक है। लेकिन वो आगे भी कंडीशन दिया है, जबकि दोनों प्लेटों के बीच परा वैद्युत पदार्थ भरा हो, तो कंडीशन इसमें अप्लाई किया है। आगे देखते हैं बच्चों, ये 7वां क्वेश्चन। अब देखिए 7वें में जैसे है, कह रहा है कि भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र मतलब चित्र क्या करना है आपको, मतलब इसका कि नामांकित किरण आरेख बनाना है और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दिख की न्यूनतम दूरी पर बने। तो बच्चों इसमें बताया है, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती, तीनों के फिगर को अच्छे से देख लेना और आवर्धन का सूत्र, और कुछ भी तो नहीं है इसमें। आपको ये नहीं रटना कैसे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब उसके बाद पूरा इसकी कार्य विधि क्या होगी, ठीक, इसमें बनावट कैसी होती, कुछ नहीं लिखना, केवल फिगर उसका मतलब किरण आरेख देख लीजिए और उसके अलावा उसमें आवर्धन क्षमता का सूत्र देख लीजिए, ठीक है। अब अथवा में जैसे दिया है कि भाई प्रकाश के विवर्तन से क्या, और यहां पर एक एकल पतली झिर्री के प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करना है। तो भाई ये तो अपने आप में एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पहले से भी है, हमने बताया है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर देखते हैं बच्चों, जो 8वां क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये आपका दिया है मतलब किससे, तो ये आपका द्रव्य की द्वैत प्रकृति से रिलेटेड कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना दिया है और इतने ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, और लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर की कह रहा 30 मतलब दूसरी रेखा के तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। तो ये क्या है, मतलब आपका जो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी है, ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अथवा में आपका एक ये एकदम लास्ट वाले चैप्टर से चले जाएं, नाभिक वाले, है ना, तो नाभिक वाले से बच्चों क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो नाभिक वाला जो एक बार देख लेना, वन शॉट वाली नाभिक में हमने न्यूमेरिकल इसको करवाया है, नहीं तो न्यूमेरिकल अगर आएगा बच्चों तो आप क्या है गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 9 नंबर में होगा। तो देखिए 9 नंबर में जो क्वेश्चन है भाई, 9 नंबर में दिया है कि पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में किरण आरेख का समझाना है। तो हमने पहले भी बताया था बच्चों कि इसमें बहुत सारे चैप्टर मतलब टॉपिक, जैसे फोटो डायोड, जेनर डायोड, एलईडी हो गया, सौर सेल हो गया, सब हटा दिए गए हैं, इसलिए इसमें केवल 3 या 4 टॉपिक ही बचे हैं। एक अग्रदिशिक, पश्चदिशिक, दूसरा अर्धतरंगकारी मतलब अर्धतरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पूछेगा कहां से भाई, 7 सेट बनेंगे, सब में देना है, तो इसको एकदम अच्छे से एकदम घोर कर पी लीजिए। अग्रदिशिक और पश्चदिशिक, फिर से बोल रहे हैं, एक बार देख लेना, वन शॉट वाली देख लेना, कौन से एकदम लास्ट वाला बच्चों, अर्धचालक जो युक्तियां हैं उस चैप्टर का एक बार फिर से वन शॉट भगाकर आप केवल पीछे का अग्रदिशिक पश्चदिशिक देख लेना, और कुछ नहीं हम कह रहे हैं कि आप शुरू से देखो, नहीं, केवल पीछे जाकर के अग्रदिशिक पश्चदिशिक देख लेना बस, ठीक। अथवा में जैसे क्या दिया है कि भाई पीएन संधि डायोड क्या होता है, उसी से फिर दिया है, और इसमें पीएन संधि डायोड का आ गया ना ये अर्धतरंग दिष्टकारी, ठीक, की कार्य विधि समझाना है। तो देख ले सकते हैं कि इसमें क्या है भाई, दोनों उसी में से दिए हैं। एक जरूर रहेगा, अब जरूरी नहीं कि दोनों आए, लेकिन हाँ एक उस चैप्टर से 5 नंबर में रहेगा बच्चों, इस बात का ध्यान देना। तो इस तरीके से ये आपका एकदम लेटेस्ट न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर है, आपको बढ़िया तरीके से फोड़ कर आना है बच्चों, गलत नहीं करना है, अच्छे मतलब ठंडे दिमाग से काम लेना, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप प्रेशर लोगे तो उलझ जाओगे, इसलिए ठंडे मन से करना है, सब बढ़िया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद नहीं हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।